आवाज़ आ रही है? जी मैम। कल क्या पढ़ाया था, रिवाइज करिए। कल क्या क्या देखा था हम लोगों ने, कहाँ तक देख लिया था? बोलिए कोई भी। रितिका, रिचा, लता जी, नीरज एंड हम धनुरासन, वो धनुरासन नहीं, आसनस के लाभ पढ़ रहे थे हम लोग उधर। अ, गर्भासन वगैरह ये सारी चीज बता रहे थे आपको। गर्भासन। इसमें तो गर्भासन है ही नहीं। मैम मत्स्येंद्रासन के अपन ने वो लाभ देखे थे। और चलिए मत्स्येंद्र आसन के ही और कुछ जो बताइए, ऊपर क्या क्या पहले लाभ जो बताए थे मत्स्येंद्र आसन के? मैम उससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। हम्म। और उससे चार लाभ बताया था आपने। कुंडली, हाँ कुंडली जागरण। और चंद्र, चंद्र स्राव होता है, चंद्र नाड़ी तो स्राव कुछ चंद्रमंडल स्थिर। और हाँ चंद्रमंडल स्थिर। और एक और आपने क्या बताया था? शुगर पेशेंट उसका मतलब नहीं, वो तो पश्चिम था। रोगों के लिए नहीं अस्त्र शुगर के पेशेंट नहीं। समान है। रोगों को काटने के लिए, उसको दूर करने के हाँ लिए अस्त्र के समान है। ठीक है। और इसके बाद एक और आसन पढ़ा था हमने, पश्चिमोत्तानासन। उसके भी 4 लाभ थे, याद है आप लोग को? मैम उससे मतलब ये वाला आसना में आसना सबसे एक आगे है ये। एक मिनट प्रियंका जी, रीचा और जी को बोलने दीजिए। रीचा जी बोलिए। मैम जठराग्नि प्रदीप्त होता है, हम्म। उदर पतला होता है, और हाँ सुषुम्ना नाड़ी में हमारे प्राण का संचार होता है। हाँ। और 3 हो गए मैम, और एक और था और क्या था? आरोग्यता। उससे में आरोग्यता। आरोग्यता, हाँ। आरोग्यता थी। और आसनों में आरोग्य इसको क्या और बोला लाभ। जाता है? अग्रगण्य बोला जाता है। ठीक है। अगर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये सब आप लोग याद रखिएगा, लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस वाइज जो उसने श्लोक में दिया है वही वाले वर्ड आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो अपने नोट्स जब आप बनाएंगे तो संस्कृत भी आप लोग साथ साथ छोटा छोटा लिखते चलिएगा। जैसे जठर प्रदीप्तम ऐसे लिखेगा, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके आगे जठराग्नि प्रदीप्त होती है ऐसा लिख लीजिएगा। चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठे, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज आगे देखते हैं। आप लोग नोट्स वगैरह तो बना रहे हैं ना? जी मैम। हमने यहाँ तक देखा था, पश्चिमोत्तानासन तक 29 श्लोक तक देख लिया था। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट श्लोक। ठीक है। नेक्स्ट आपका आसन है, नेक्स्ट आसन है, पढ़ते हैं क्या है। धराम अवस्टभ्य करद्वयेन, मतलब कि दोनों हाथों को कहाँ पे रखना है आपको? धरा। धरा यानी कि क्या होता है? जमीन पे। ठीक है। दोनों आपकी हथेलियाँ कहाँ पे होंगी? जमीन पे होंगी। तत् कुरपर स्थापित नाभि पार्श्व। ठीक है। और कुरपर यानी कि क्या होता है? कोहनी को बोला जाता है कुरपर। एल्बो को क्या बोला जाता है? कुरपर बोला जाता है। ठीक है। तो कोहनी को आपको कहाँ पे रखना है? नाभि के पार्श्व में। पार्श्व में मतलब नाभि के दोनों साइड आपको रखना है कोहनी को। ठीक है। उच्चासनो दंड वधु स्थित, और अपने पूरे शरीर को क्या करना है? डंडे के समान पूरा ऊपर उठा लेना है। जैसे डंडा सीधा होता है उसी समान ऊपर उठा देना है। खे, खे में मतलब आकाश में। ठीक है। मयूर मेतद प्रवदंती पीठम, इस आसन को क्या बोला जाता है? मयूर आसन बोला जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल ही मयूर आसन करते हैं, दोनों आपकी क्या होते हैं? हथेलियाँ जो होती है वो ज़मीन पे होती है और कोहनी के
थ्रू आप क्या करते, पूरे शरीर को उठाते। ठीक है, तो इसी तरह से ही इसमें बताया गया है, तो इसमें ज़्यादा मतलब वो वाली बात नहीं है। अब मयूर आसन का यहाँ पे उसका हिंदी दिया हुआ है। मयूर आसन के लाभ देखते हैं। लाभ क्या है मयूर आसन का? ठीक है, हरति सकल रोग नासु, इससे क्या होता है, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। ठीक है, क्या होता है, पहला इसका क्या है, सभी प्रकार के रोग इसमें नाश होते हैं। दूसरा क्या है, गुल्मो उदरादीन अभिभवती च, और इससे क्या होता है, गुल्म उदर, जो आपके गांठ वगैरह होती है, पेट के अंदर गांठ बन जाती है, या फिर वायु गोला जिसको बोलते हैं, गैस के, जब आपको कोई गैस की प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है, गोला बन जाता है आपके पेट में। ठीक है, वायु का गोला बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, गुल्म उदर, यानी कि अंदर में कोई गोला बन जाता है, उससे वो भी उससे क्या होता है, मयूर आसन से ठीक होता है। ठीक है, दोषा नाम श्रमी मयूर, और इससे क्या होता है, सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। ठीक है, थर्ड है इसमें। फिर उसके बाद क्या है, बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्याद शेषम, अगर आपने क्या कर लिया, बहु कदसन यानी कि ज़्यादा खा लिया, क्या मतलब अत्यधिक अधिक भोजन करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा मतलब बहु कदसन होता है ज़्यादा खाना। ठीक है, भस्म कुर्याद देशम, कदसन और भुक्तम यानी कि कोई ज़्यादा खा लिया या फिर कोई जहरीली चीज़ खा ली, विष वाली चीज़ खा ली, तो इससे क्या हो जाता है, इस आसन को आप करते हैं तो वो भी आपको भस्म कर देता है, मतलब वो भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, जयंती जठराग्नि, जनयति जठराग्नि, मैम इससे क्या, हाँ जी लेकिन ऐसा जी, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, मतलब कि भोजन के बाद अपन ये नहीं कर सकते, मतलब नहीं नहीं तो नहीं, ये भोजन के भोजन बाद के बाद आपको इसको नहीं कर करना सकते है, हैं क्या? लेकिन आप मयूर आसन का अभ्यास नित्य प्रति अगर कर रहे हैं, ठीक है, और तो कभी आप नित्य प्रति अपने योग का अभ्यास आप सुबह करते होंगे, उसमें मयूर आसन का अभ्यास करते होंगे। ठीक है, तो उसमें अगर आप ये अभ्यास कर रहे हैं और कभी कुछ ज़्यादा भोजन कर लिया तो भी आपको वो नुकसानदायक नहीं होगा, भोजन के बाद आपको ये नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मयूर आसन के अभ्यासी हैं, नित्य प्रति आप मयूर आसन का अभ्यास कर रहे हैं, और अगर आपने कभी ज़्यादा खा लिया या कोई विष वाली चीज़ खा ली तो उससे भी आपको किसी प्रकार का कोई मतलब कि हानि नहीं होगी आपके शरीर को। ठीक है, लेकिन जो मयूर आसन के अभ्यासी नहीं हैं, वो अगर ज़्यादा खा लेते हैं या फिर कोई विष वाली चीज़ खा लेते हैं तो उनको हानि पहुंच सकती है, लेकिन मयूर आसन के अभ्यासी को नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अभी समझ में आ गया। जनयति जठराग्नि, और इससे भी जी क्या मैम। होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जारियेत कालकूटम, मतलब कि इतनी आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है कि आपने अगर कालकूट विष, एक विष होता है, अगर आपने विष भी ग्रहण कर लिया तो वो भी क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। मतलब कि आपकी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, अगर मयूर आसन का अभ्यास हम करते हैं तो विष को भी पचाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या है, हरति सकल रोग नाश, सभी प्रकार के रोगों का क्या करता है, ये नाश करता है। गुल्म उदर के रोग का मतलब पेट के अंदर, उदर के अंदर जो गुल्म होता है उसका भी नाश करता है। सभी प्रकार के दोषों का नाश करता है। अगर आपने बहुत अधिक भोजन कर लिया या फिर विष का भी सेवन कर लिया तो उसको भी क्या कर देता है, वो हानिकारक नहीं होता है, इतनी आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। जी मैम। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है आप लोग का कि कालकूट विष का नाश कौन से आसन से होता है। ठीक है, ये वाला आप लोग याद रख लीजिएगा कि कौन से आसन से कालकूट विष का नाश होता है, या ये भी आपका आ सकता है, कालकूट विष आ सकता है, या फिर बहुकदसन भुक्तम, ऐसे करके आ सकता है। ये कौन से आसन का लाभ है, अगर आपने बहुत अधिक खा लिया है तो ये कौन से आसन के लाभ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड वो सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आसन है उत्तानम सववद भूमौ, भूमि में कैसे सोना है, शव के समान, जैसे एक डेड बॉडी होती है उसी समान सो जाना है। ठीक है, शयनम तच वासनम, उसी के समान सो जाना, एक शव के समान या डेड बॉडी जिस तरह से होती है उसी तरह पूरी तरह से उत्तान सो जाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, शवासन कहते हैं। ठीक है, शवासनम श्रांति हरम, ये क्या करता है, श्रांति हर करता है, मतलब कि आपके शरीर में फिजिकल जो आपको टायर्डनेस होती है, शरीर के अंदर बाहरी जो थकान होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये
ठीक करता है, और क्या करता है, चित्त विश्रांति कारकम, और ये आपके माइंड चित्त को भी क्या करता है, शांति प्रदान करता है। ठीक है, दो इसके लाभ हैं। पहला क्या है कि शारीरिक और मानसिक, शारीरिक रूप से भी आपको क्या करता है, ये विश्राम देता है, और मानसिक रूप से भी विश्राम देता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, सॉरी। जस्ट 1 सेकेंड, अरे क्या हुआ मैम श्वासन, जो डिप्रेशन में रहते हो, माइग्रेन वाले रहते हो, उनको अपन श्वासन करा सकते हैं कि नहीं? डिप्रेशन वालों को नहीं कराना है। माइग्रेन वालों को करा सकते? हाँ, माइग्रेन वालों को आप करा सकते हैं, डिप्रेशन वालों को नहीं कराना है। ठीक है, अब उसके बाद अभी तक हमने कितने आसन पढ़ लिए? 4। टोटल कितने आसन? 15 आसनों में से कितने आसन पढ़ लिए? अच्छा, 11। कल हमने कितने पढ़े थे? कल 9 कल हमने 9 पढ़े थे। 9 पढ़े थे। आज हमने कितने पढ़े? 2 आसन पढ़े। ठीक है, तो 11 आसन अभी हमने 11 आसन हमने अभी पढ़ लिया, और हमारा कितना आसन बाकी है? 6 आसन और बाकी, सॉरी 11 पढ़ लिए तो कितने बाकी है? 4 ही आसन बाकी है अब तो। चलिए अब देखते हैं। चतुर्स्यात् आसनानि शिवेन कथितानि वै। ठीक है, मतलब कि भगवान शिव ने, आदिनाथ ने कितने आसन बताए हैं? चतुर्स्यात् यानी कि 84 आसन बताए हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? 84 आसन बताए हैं। ठीक है, तेव्या चतुष्क मादाय सारभूतम ब्रवीहम, मतलब कि उनमें से मैं 4 मुख्य आसन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं 4 मुख्य आसन? आदिनाथ शिव। नहीं, स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। ठीक है, आदिनाथ ने कितने बताए हैं? आदिनाथ ने 84 आसन बताए हैं। उसमें से 4 मुख्य आसन कौन बता रहे हैं? स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे कौन कौन से आसन है 4 मुख्य। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम। कौन कौन से 4 मुख्य आसन है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 मुख्य आसन है। ठीक है, श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठन्ते सिद्धासने सदा। इन सब में भी श्रेष्ठ कौन है? इन चारों में से भी श्रेष्ठ कौन है? सिद्धासन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना चाहिए? हमेशा नित्य प्रति इसका अभ्यास करना चाहिए, उसमें हमेशा सुखपूर्वक उसका अभ्यास हमेशा करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 4 मुख्य आसन है, लेकिन उनमें से भी श्रेष्ठ कौन है? सिद्धासन है। अब सबसे पहले सिद्धासन बताते हैं, सिद्धासन क्या होता है। ठीक है, सिद्धासन योनि स्थानक अग्रिमूल घटितम। योनि स्थान आप लोग को पता होगा, योनि स्थान कैसे होता है हमारा? एक तो यहाँ पे एनस वाला पार्ट होता है। ठीक है, एनस वाला पार्ट होता है जिसमें कि स्टूल वगैरह पास होता है। उसके बाद क्या होता है? थोड़ी सी यहाँ पे 2 अंगुल की जगह होती है, 2 अंगुल की जगह होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? आपका योनि वाला स्थान आता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या होता है? पेरिनियम का होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? योनि को, जिसको हम लोग फीमेल में वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये योनि वाले स्थान है। तो ये 3 पार्ट है। इसको आप लोग हिंदी में एनस वाले पार्ट को बोलते हैं गुदा, पेरिनियम पार्ट को बोलते हैं सीवनी, और वेजाइना वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है योनि। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है? योनि स्थानक अग्रिमूल घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत। हमें क्या करना है कि योनि स्थान में आपको अपनी एक एड़ी को अच्छी तरह से विन्यसेत, यानी कि क्या होता है? पूरी तरह से उसमें स्थापित करना। योनि स्थान में एक एड़ी को क्या करना है? आपको स्थापित करना है। उसके ऊपर क्या होता है? मेढ्र पादम एकमेव, उसके ऊपर, उस एड़ी के ऊपर मेढ्र वाले स्थान में, मेढ्र यानी कि जो मेल में जिसको लिंग वाला पार्ट बोला जाता है। ठीक है,
उसको क्या बोला जाता है, मेढ्र बोला जाता है। तो मेढ्र वाले स्थान में आपको क्या करना है, दूसरी एड़ी को स्थापित करना है। पहली एड़ी आपकी योनि वाले स्थान में होगी, दूसरी एड़ी आपकी मेढ्र वाले स्थान पे, एक तरह से कहें तो एड़ी के ऊपर एड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हृदय कृत्वा हनु सुस्थितम, और हृदय को हमें क्या करना है, हृदय में अपनी ठुड्डी को, हनु का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठुड्डी, जो आपका चिन्ह वाला पार्ट है उसको हृदय में स्थापित करना है। मतलब कि सिंपली बोले तो क्या लगाना है, जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। फिर क्या है, स्नायु संयमतेन्द्रिय चाल दृशा पश्यते भ्रुव अंतरम, और क्या करना है, अपने स्नायु यानी कि अपनी जो पूरी शरीर है या फिर जो वायु संस्थान है उसको पूरी तरह से आपको क्या करना है, संयमित करना है, इंद्रियों को अपने वश में करना है। और आपकी दृशा यानी कि दृष्टि कहाँ होगी, भ्रू मध्य पर होगी, ठीक है। ये सब आप लोग बेसिक चीज़ें हैं, ये सब याद रखिएगा। पहले तो क्या है कि जालंधर बंद लगेगा यहाँ पे, इंद्रियां संयमित होगी और भ्रू मध्य दृष्टि होगी, ठीक है। हंतो मोक्ष कपाट भेदक जनकम सिद्धासन प्रोक्षते, इससे क्या होता है, सिद्धासन का अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये क्या करता है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है, ठीक है। मतलब मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने वाला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धासन कहते हैं। क्लियर हुआ क्या ये? जी मैम। जी मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, मतांतर बताया गया, मतलब किसी दूसरे योगी, ये पहला वाला किससे था, सिद्धासन, इसमें किसी का नाम नहीं बताया है। दूसरे वाले में क्या है, मतांतर, दूसरे मत के अनुसार कोई दूसरे योगी हैं वो सिद्धासन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसमें जस्ट सिंपल बोला गया है, मेढ्र ऊपरी विन्यसेत, इसमें योनि की कोई चर्चा नहीं की गई है। मेढ्र में आपको क्या करना है, सव्य गुल्फ, सव्य का मतलब क्या बताया था मैंने कल, मैम इसमें मेजर बता रहे हैं कि मेजर का मतलब क्या है? मेढ्र मतलब लिंग वाला जो पार्ट होता है ना उसको मेढ्र बोला जाता है, ठीक है। सव्य मतलब क्या होता है, शव्यम मतलब क्या होता है, कल ही बताया था आप लोग को अगर याद हो तो, याद है? मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोग को? मैम नहीं आ रही इसका आ रही है, नहीं आ रही है कि आ रही है? मैम वॉइस क्लियर है मैम, आ रही है। ओके ओके। सव्य का मतलब क्या है, सव्य मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। ये सब सिंपल वर्ड्स हैं, आप लोग याद रख लीजिए। सव्य मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट, ठीक है। तो अपनी मेढ्र में कौन सी एड़ी रखनी है, लेफ्ट वाली गुल्फ को रखना है, तथो ऊपरी गुल्फांतरम, और उसके ऊपर दूसरी एड़ी को यानी कि दक्षिण एड़ी को रखना है, ठीक है। च निष्पक्ष सिद्धासनम मिदम, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपको भ्रूमध्य दृष्टि रखना है, जालंधर बंद लगाना है या क्या करना है। बस सिंपल से पैर का इसमें क्या बताया गया है कि एक एड़ी को मेढ्र पे रखना है और दूसरी एड़ी को उसके ऊपर रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, सिद्धासन कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। जैसे पहले वाले में क्या क्या बताया था कि जालंधर बंद रखना है, इंद्रियों को संयमित करना है, ठीक है, भ्रू मध्य दृष्टि रखना है, और ये क्या करता है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। सेकंड में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। अब यहाँ पे बताया है, पश्चाद उक्तम अन्य सिद्धम मतम पूर्वमेव मत्स्येंद्र मतम, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि बाद में जो बताया गया, बाद में जो सिद्धासन का प्रोसीजर बताया गया वो किसी अन्य योगी के अनुसार है, मतलब इसमें योगी का नाम नहीं बताया। और जो पहले बताया गया, शुरू में जो फर्स्ट वाला प्रोसीजर बताया गया वो किसके अकॉर्डिंग है, मत्स्येंद्र के अकॉर्डिंग है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने जो पहला वाला प्रोसीजर है, मतलब कि ये वाला प्रोसीजर आपको किसके अकॉर्डिंग है, ये वाला प्रोसीजर आपके मत्स्येंद्र जी के अकॉर्डिंग है, और सेकंड वाले में किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है। मैम इसमें प्रथम वाले में बस यही है कि मोक्ष की प्राप्ति, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति का भेदन, सिद्धासन से इसमें लाभ भी बता दिया गया है कि सिद्धासन से आपका क्या है, मोक्ष का पाठ का भेदन करने वाला है। बस एक ही है ना ये? एक ही है मतलब नहीं, अभी और आगे पढ़ेंगे ना, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। चलिए
अब इसमें आगे बताया गया है यमे यमे स्वीव मिताहार अहिंसा नियमे विश्व, मतलब कि यमों में श्रेष्ठ कौन है? यमों में श्रेष्ठ है मिताहार और नियमों में श्रेष्ठ है अहिंसा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप लोग याद ध्यान से रखिएगा। यमों में श्रेष्ठ अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, यमों में श्रेष्ठ है मिताहार, नियमों में श्रेष्ठ है अहिंसा। मुख्यम सर्व आसने वेस्वम सिद्धा सिद्धासनम विदु, और सभी आसनों में मुख्य कौन सा है? सिद्धासन है। ऐसा किसका कहना है? सिद्ध लोगों का, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है वो ऐसा कहते हैं कि सभी आसनों में मुख्य आसन, श्रेष्ठ आसन कौन है? सिद्धासन है। ठीक है, 3 चीज़ यहाँ पे बताया गया है, यम में श्रेष्ठ मिताहार, नियम में श्रेष्ठ अहिंसा और आसनों में श्रेष्ठ है सिद्धासन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिद्धासन के। अब यहाँ पे लाभ बताया गया है, चतुर्सिति पीठेषु सिद्धासन मेव सदा अभ्यसेत। 84 आसन जो हैं शिव जी के द्वारा, आदिनाथ के द्वारा कितने आसन बताया है? 84 आसन। उनमें से सिद्धासन को हमें क्या करना चाहिए? सदा अभ्यास करना चाहिए, उसका अभ्यास हमें हमेशा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो सप्तति सहस्राणाम नाड़ीनाम मल शोधनम, इससे क्या होता है? द्वासप्तति सहस्राणाम यानी कि 72,000 नाड़ियों का मल शोधन हो जाता है। अगर आप सिद्धासन का, केवल सिद्धासन का एक अभ्यास करते हैं, एक आसन का, तो इससे क्या होता है? 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। ठीक है, ये भी इसका लाभ है कि सिद्धासन के प्राणायाम से भी होता है ना जी 72,000 नाड़ियों का शोधन, प्राणायाम से भी होता है ना? हाँ, प्राणायाम से भी आगे हम पढ़ेंगे, उससे भी होता है। आसनों में सिद्धासन से होता है। जी। अब सिद्धासन का नेक्स्ट अब क्या है? आत्मध्यायी मिताहारी यावद 12 वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यास योगी निष्पत्ति मापनुयात। ठीक है, मतलब कि क्या है? जो आत्मध्यायी है, मतलब आत्मा पर ध्यान करते हुए, अपनी आत्मा पर ध्यान करते हुए, और दूसरा क्या है? मिताहार करते हुए 12 वर्ष, द्वादश वत्सम यानी कि 12 वर्ष तक जो इसका अभ्यास करता है। ठीक है, इसका अभ्यास सिद्धासन का अभ्यास, जो आत्मध्यायी है, मिताहारी है, और ये जो योगी 12 वर्ष तक इसका अभ्यास नित्य प्रति करता है, उसको क्या होता है? निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति, एक तरह से क्या है? समाधि की अवस्था है। ठीक है, समाधि की अवस्था की प्राप्ति उसको हो जाती है। ठीक है, किम अन्य बहुर्भी पीठ है सिद्धे सिद्धासनो सती, इसलिए उसको अन्य किसी भी आसन के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सिद्धासन को सिद्ध कर लेने पर। ठीक है, 12 साल तक अगर हम आत्मध्यायी होकर मिताहार का पालन करते हुए सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो निष्पत्ति समाधि अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे योगी को किसी दूसरे आसन की किम बहुर भी पीठ है, मतलब कि ऐसे दूसरे आसन के अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसने सिद्धासन को सिद्ध कर लिया। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आप लोग, हाँ, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सिद्धासन को कितने वर्ष तक अभ्यास करने के लिए कहा गया है। फिर क्या है? प्राण अनिले सावधाने बद्धे केवल कुंभके। जब केवल कुंभक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो केवल कुंभक क्या होता है? जब प्राण और अनिल, मतलब कि प्राण वायु, अनिल का मतलब क्या होता है? वायु। जब प्राण वायु को हम अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, सावधानी पूर्वक अपने नियंत्रण में बांध लेते हैं, बद्धे यानी कि बांध लेते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाता है? केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। उत्पत्ते निरासात स्वयं उन्मनी कला, और जब हम केवल कुंभक की सिद्धि कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? उन्मनी कला की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि यहाँ उन्मनी भी क्या है? एक तरह से समाधि का ही पर्यायवाची है। जब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे समाधि के पर्यायवाची शब्द, वहाँ पे आप देखेंगे निष्पत्ति अवस्था, उन्मनी अवस्था, राजयोग, ये सब क्या है? समाधि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो उन्मनी अवस्था सिद्ध हो जाती है। उसी तरह से तथा तक मैम एक बार बता दो तो समझ नहीं आया मेरे को। क्या चीज़ ये समझ नहीं आई? कुंभक वाला नहीं है मतलब। क्या चीज़ समझ नहीं मैम आई? ये प्राणायाम वाला मतलब अपने तो, ये प्राणायाम में सावधान मतलब ये क्या बताया आपने?
नहीं आया जब कुंभक। हम प्राण वायु को, केवल कुंभक क्या होता है? केवल कुंभक अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो केवल कुंभक होता है अपने अम, पूरक और रेचक को समाप्त करके केवल हम क्या करते हैं, केवल कुंभक का अभ्यास करते हैं। लंबे समय तक 2 घंटे 3 घंटे तक हम केवल कुंभक का अभ्यास कर लेते हैं। मतलब कि प्राण वायु को अपने नियंत्रण में, पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, केवल कुंभक कहते हैं। अगर आपने केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया तो आपकी उन्मनी अवस्था स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। उसी तरह से तथास्मिन् नेव दृढ़े बद्धे सिद्धासने, उसी तरह से अगर हम सिद्धासन को दृढ़ता पूर्वक सिद्ध कर लेते हैं, अपने बांध लेते हैं। ठीक है, बंध त्रयमनासात स्वयमेव उपाजेत, और इससे अगर हम सिद्धासन को अपने वश में कर लेते हैं या फिर सिद्धासन की सिद्धि कर लेते हैं तो 3 तरह के बंध, 3 तरह के कौन कौन से बंध हैं? मूलधन, जालंधर और उद्यान जालंधर। उद्यान बंद। ठीक है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो क्या हो जाता है, स्वतः ही लग जाता है। देखिए कैसे, अगर हम लोग इसको सिंपली देखें, फिर से हम लोग वहाँ पे चलते हैं पहले वाले श्लोक में। पहले वाले श्लोक में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, योनि स्थातम, इसमें क्या करना है, योनि और मेढ्र स्थान में आपको विन्यसित यानी कि दृढ़ता पूर्वक उसको दबाना है। कौन सा बंध लग गया, मूल बंध लग गया। ठीक है, फिर क्या करना है, जालंधर बंध यहाँ पे बता दिया गया है आपको। हृदय से, हृदय प्रदेश को कहाँ पे लगाना है, सॉरी ठुड्डी प्रदेश को हृदय में लगाना है, यानी कि आपका कौन सा बंध लग गया, जालंधर बंध लग गया। और जालंधर बंध हम कब लगाते हैं, या तो अंतः कुंभक करके या फिर बाह्य कुंभक करके। तो अंतः या बाह्य कुंभक करेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपका उद्यान बंध लगेगा। ठीक है, अंतः कुंभक जब हम बाह्य कुंभक करके लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा उद्यान बंध लग जाता है। मतलब कि तीनों आपके बंध यहाँ पे लग जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। अगर आप सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो तीनों बंध आपका स्वतः ही लग जाएगा। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से अभ्यास से तीनों बंध स्वतः ही लग जाते हैं, अपने आप लग जाते हैं। ठीक है, तो सिद्धासन के अभ्यास से तीनों बंध अपने आप लग जाते हैं। मैम इसमें उद्यान बंद तो नहीं लग रहे हैं ना? लेकिन आप आसन का अभ्यास कैसे करेंगे, अगर आपको आसन सिद्ध करना है, ठीक है, तो आप जैसे कि आसन का अभ्यास आप करेंगे तो मूल बंध जालंधर बंध लगाए तो श्वास प्रश्वास की क्रिया आप करेंगे, है ना। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया में आप क्या करेंगे, उद्यान बंध का अभ्यास भी करेंगे। तो स्वतः ही उसके अभ्यास के लिए आपको अलग से कोई अभ्यास करना नहीं पड़ेगा कि मैं बैठ के उद्यान बंध का अभ्यास अलग से कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि आपको सिद्धासन सिद्ध करना है, मतलब 2-3 घंटे तक आप सिद्धासन में बैठ सकें, तो उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया तो आप करेंगे ही जी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभक केवलोपम, आसन के समान सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। ठीक है, न आसनम सिद्ध सदृशम, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। न कुंभ केवलोपमम, और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। ठीक है, न खेचरी समा मुद्रा, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। न नाद सदृशो लया, लय के नाद के समान कोई लय नहीं है। यहाँ पे 4 चीज़ बताया गया है। आसन में क्या है, सिद्धासन श्रेष्ठ है। कुंभकों में श्रेष्ठ क्या है, केवल कुंभक। मुद्रा में श्रेष्ठ है खेचरी मुद्रा, और लय में श्रेष्ठ है नाद। ठीक है, 4 हमारे जो हठ प्रदीपिका क्या है, चतुरंग योग माना जाता है इसको। ठीक है, तो चतुरंग योग में कौन कौन सा आता है, आसन आता है, उसके बाद क्या आता है, कुंभक आता है, कुंभक के बाद मुद्रा आता है, मुद्रा के बाद क्या आता है, नादानुसंधान। ठीक है, ये 4 चीज़ आपके आती है। तो आसनों में श्रेष्ठ क्या है, सिद्धासन। कुंभक में श्रेष्ठ है केवल कुंभक। मुद्रा में श्रेष्ठ है खेचरी, और नाद में श्रेष्ठ क्या है, मतलब नाद यानी कि लय में श्रेष्ठ क्या है, नाद। क्लियर है, ये 4 चीज़ बेस्ट। और इसमें यमों में श्रेष्ठ क्या बताया गया है, अभी हमने पढ़ा, यमों में श्रेष्ठ क्या है, मिताहार, और नियम में श्रेष्ठ अहिंसा। ठीक है, तो ये 6 चीज़ यहाँ पे श्रेष्ठ बताए गए। यम में श्रेष्ठ है मिताहार, नियम में श्रेष्ठ है अहिंसा, आसन में श्रेष्ठ है सिद्धासन, कुंभक में केवल कुंभक, मुद्रा में खेचरी मुद्रा, और लय में नाद। ठीक है,
जी मैम। चलिए, अब नेक्स्ट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सिद्धासन पढ़ा। सिद्धासन में के लाभ क्या क्या हैं? 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है, मोक्ष द्वार का भेदन करता है, और क्या करता है? 3 मुद्रा इससे क्या हो, सॉरी, 3 बंद इससे स्वतः ही लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको 12 वर्ष तक मिताहारी और आत्मध्यायी होकर इसका अभ्यास करते हैं तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। ये 4 बेसिक लाभ हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं पद्मासन। सिद्धासन के बाद आता है पद्मासन। पद्मासन में क्या करना है? वामो ऊपरी दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षिणो ऊपरी। इसमें जैसे हम लोग पद्मासन करते हैं वैसे ही करना है। बाएं पैर के ऊपर आपको क्या रखना है? दाएं पाद यानी कि फुट वाला पार्ट को रखना है, ठीक है। बाएं पैर के ऊपर दायां पैर और दाएं जंघा के ऊपर, सॉरी पैर नहीं, वामो ऊपरी, वामो उर यानी कि बाएं जंघा के ऊपर दक्षिण पैर और दक्षिण जंघा के ऊपर बायां पैर, ये रखना है। पश्चिमे विधि नाम धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, और पीछे से हाथ ले जा करके आपको क्या करना है? पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ लेना है। ये कौन सा आसन होता है ऐसा? बद्ध पद्मासन। हाँ, बद्ध पद्मासन ऐसा होता है, ठीक है। पहले हम नॉर्मल पद्मासन लगाते हैं, उसके बाद पीछे से हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। तो पहला आपका प्रोसीजर कैसा है? बद्ध पद्मासन की तरह प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हृदय निधाय चिबुकम, अपने चिबुक यानी कि ठुड्डी, चिन्ह को हृदय से लगाना है। जालंधर बंद का अभ्यास करना है। नासाग्र और लोकयेत, और कहाँ पे दृष्टि होना चाहिए? नासाग्र दृष्टि होना चाहिए। सिद्धासन में कहाँ दृष्टि होना चाहिए था? भ्रूमध्य पर। भ्रूमध्य, और यहाँ पे नासाग्र दृष्टि, ठीक है। एतद व्याधि विनाशकारी, ये क्या करता है? व्याधि विनाशकारी, सभी प्रकार के व्याधियों का नाश करने वाला है। रोग, शारीरिक व्याधि मतलब क्या होता है? शारीरिक रोग, इनका नाश करने वाला है। यमिनाम पद्मासनम प्रोक्षते, इसे क्या कहते हैं? पद्मासन कहते हैं, ठीक है। बद्ध पद्मासन के यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। और जालंधर बंद लगाना है, नासाग्र दृष्टि रखना है। इससे क्या होता है? व्याधियों का नाश होता है, इसे हम पद्मासन कहते हैं। पहला जो आपका मत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मतांतर है, यानी कि दूसरे मत में बताया गया, किसी और योगी ने इसके बारे में बताया है। उसमें बोलते हैं उत्तानो चरणों कृत्वा उरु संस्थापो प्रयत्नता। सेम है, पैर को ऊपर की तरफ, उत्तान जो आपका सोल वाला पार्ट होता है, तलवा वाला पार्ट होता है, वो आपके जंघा के ऊपर रहेगा, दोनों जंघा के ऊपर। बायां वाला दाएं जंघा के ऊपर और दायां वाला बाएं जंघा के ऊपर, ठीक है। उरु मध्य तथो उत्तानो पाड़ी कृत्वा ततो दृशौ, और उरु के मध्य में, जंघा के मध्य में, ततो उत्तानो पाड़ी, पाड़ी यानी कि क्या होता है आपका? हाथ, हाथ को क्या बोलते हैं? हथेली वाला जो पार्ट होता है उसको पाड़ी बोलते हैं। कृत्वा ततो दृशौ, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक, जैसे हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है? दोनों हाथों को स्थापित करना है जंघा के मध्य में। यहाँ पे बद्ध पद्मासन नहीं बोला है, नॉर्मल पद्मासन जो हम करते हैं उसी तरह से है, ठीक है। नासाग्र विन्यसेद्र दंत मूले तु जीवा, इसमें कैसा रखना है? नासाग्र दृष्टि रखना है। और कौन सा बंध लगाना है? जीवा बंध। जीवा बंध कैसे लगाते हैं? जो आपका जीवा है उसको ऊपर अपर पैलेट में आपको टच करना है, ठीक है, दांतों के पास, अपर वाला, ऊपर वाला जो दांत होता है उसके पास आपको टच करना है, उसको बोला जाता है दंत मूलेतु जीवा, यानी कि जीवा बंध भी बोला जाता है इसको। क्लियर है जीवा बंध सभी को? जी मैम। उत्तभ्य चिबुकम वक्ष स्थायु, और कैसा रखना है? वही जालंधर बंद लगाना है, वक्ष प्रदेश में लगाना है अपने चिन्ह को। पवनम सैने, और धीरे धीरे आपको क्या करना है? पवन को स्थापित करना है, ठीक है। ये आपका क्या है? पद्मासन है दूसरे मत के अनुसार। और इसका लाभ बताया गया है, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम, इसको पद्मासन कहते हैं। और इससे भी क्या बोला गया है? सर्वव्याधि का विनाश। पहले भी यही बताया गया था कि सभी व्याधियों का क्या होता है? विनाश होता है।
दुर्लभम येन केनपि, ये जो पद्मासन है वो सभी को नहीं मिलता है, दुर्लभ लोगों को, किसी किसी को प्राप्त होता है, ठीक है। धीमता लभ्यते भुवि, किसको प्राप्त होता है? धीमता यानी कि धी यानी कि क्या होता है? बुद्धि। जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें ही ये पद्मासन क्या होता है? प्राप्त होता है। वही लोग इसको क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। मैम इसमें जो हाथ ऐसे हथेली के ऊपर हथेली रखना है कि नॉर्मल रखना है साइड के ऊपर? हाँ, हथेली के ऊपर हथेली रख के, जैसे हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं नहीं, एक हथेली के ऊपर एक हथेली रखते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी हथेली रख के उसको जंघा के बीच में रखना है, ठीक है। मैम ये दूसरे मत का ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना है कि पहला ही मत याद मतलब ध्यान रखना है? क्या चीज़? सॉरी। ये दूसरे मत में है ना, मतलब दूसरे योगियों के अनुसार इसको भी याद करना पड़ेगा कि इतना जरूरी है? वैसे आसनों के प्रोसीजर से इतना नहीं आता है, अगर इतने सारे मत इसमें है तो प्रोसीजर से नहीं आएगा, लाभ से बेसिक आता है अभी तक, तो प्रोसीजर से ज़्यादा नहीं आता है, तो प्रोसीजर पे इतना मत जाइए, बट फिर भी एक बार गो थ्रू करके रखिए। ठीक ठीक। फिर यहाँ पे फिर से बताया, तीसरा मत भी इसमें बताया मत्स्येंद्र के अनुसार, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार। अभी तक दूसरे मत थे, लास्ट वाला जो मत है वो मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार है। कृत्वा संपुटित करो दृढ़म बद्ध्वा तु पद्मासनम, वही जो पहला वाला सेकंड वाला जो बोला ना कि संपुटित करके, यानी कि ध्यान मुद्रा लगा करके पद्मासन में बैठना है, ठीक है। गाढ़म वक्षसी सन्निधाय, और अब जालंधर बंद को गाढ़म का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी तरह से आपको जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। गाढ़म का मतलब अच्छी तरह से जालंधर बंद लगाना है। ध्यायप्स तत्चेतसी, और अपनी चेतना को, अपनी जो चित्त है उसको किस में लगाना है? ध्यान में लगाना है, ठीक है। इधर उधर भटकाना नहीं है, ध्यान में लगाना है। वारम वारम अपान ऊर्ध्व अनिलम प्रोत्सारम पूरितम, और पूरक करते हुए हमें क्या करना है? अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। बार बार हमें क्या करना है? पूरित करते हुए अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है। न्यंच प्राण मापनुयेत बोधम अतुलम शक्ति प्रभावकम, और क्या करना है? अपान वायु को ऊपर खींचना है और प्राण वायु को नीचे ले जा करके दोनों को क्या करना है? मिलाना है। प्राण और अपान वायु को मिलाना है। इससे क्या होता है? अगर हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो क्या होता है? शक्ति प्रभावकम, यानी कि आप शक्तिशाली बन जाते हैं। जो योगी इसका अभ्यास करता है, जो योगी इसको बोधम यानी कि अच्छी तरह से इसको जान लेता है, वो क्या हो जाता है? शक्तिशाली बन जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या? ये प्राण अपान को ऊपर नीचे ले जाने वाला अगर समझ में नहीं आया है तो ये मैम इसमें मतलब बैठना कैसे है? इसमें भी वैसे है कि पद्मासन भी? हाँ, सेकंड प्रोसीजर मैम जो रिपीट बताया, कर दीजिए आप। सेकंड जो प्रोसीजर बताए अभी यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग बैठने का पूरा प्रोसीजर आपका दूसरे मत के अनुसार होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका और कुछ दिया है क्या। इससे क्या होता है? पद्मासने स्थितो योगी नारी द्वारेण पूरिता मारुतम धारयेद्यस्तु स मुक्तयो नात्र संशया। जो पद्मासन में स्थित होकर के, जो मतलब पद्मासन को स्थित कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, और नाड़ी द्वार से पूरित वायु को क्या कर लेता है? धारण करने की उसमें शक्ति आ जाती है, ठीक है। जो पद्मासन में स्थित हो जाता है और नाड़ी द्वार से पूरित वायु को धारण करने की, यानी कि कुंभक लगाने की उसमें शक्ति हो जाती है, कुंभक करने की, लंबे समय तक कुंभक करने मतलब कर सकता है, तो वो क्या होता है? स मुक्तो नात्र संशया, उसको मुक्ति मिल ही जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। पूरित वायु को जो रोक लेता है अपने अंदर और पद्मासन को जो स्थित कर लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। पद्मासन के बेसिक यही लाभ बताया है कि व्याधियों का क्या होता है? नाश होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है। पद्मासन कौन से आसन से सभी व्याधियों का नाश होता है? तो वो पद्मासन है। और ये जो बेनिफिट है आपका वो यहाँ पे ही नहीं, आगे और भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी लगभग यही वाला बेनिफिट बताया गया है, ठीक है। तो पद्मासन का ये वाला बेनिफिट तो आप लोग याद कर ही लीजिए। चलिए एक लास्ट आसन और पढ़ते हैं, सिंहासन।
उसके बाद मैम शक्तिशाली मतलब एक शक्तिशाली भी तो है इसका लाभ। शक्तिशाली, हाँ हाँ, मतलब वो उसमें भी तो यही है ना कि अगर आप अपान वायु प्राण वायु को ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसको मिला लेते हैं, तब आप शक्तिशाली, उसको जान लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पे जब आप इसका एक बार, आप लोग के पास बुक है, अगर बुक है तो इसकी टिप्पणी पढ़िएगा। ये वाला ना थोड़ा ए सा, मैम हाँ मैंने पीडीएफ भी भेजा है, तो इसमें जो टिप्पणी है उसमें बताया गया है कि ये जो थोड़ा है तंत्र के हिसाब से आ गया है, मतलब कि इसको ज़्यादा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं माना जाता है, ये वाला जो प्रोसीजर है थर्ड वाला को, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा तांत्रिक चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, तंत्र कुंडलिनी जागरण की विधि वगैरह यहाँ पे आ जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे पहले के दो मत हैं उसको बेसिक माना जाता है, ये वाला थोड़ा तंत्र के हिसाब से है, इसलिए इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए सिंहासन देखते हैं। सिंहासन में क्या है, गुल्फोचा वृषण साध्य शिवन्या पार्श्वो छिपेत, यानी कि शिवन्या के पास, शिवन्या यानी कि पेरिनियम, पेरिनियम पार्ट में आपको क्या करना है, दोनों गुल्फ यानी कि टकना को रखना है। ठीक है, दक्षिणे सव्य गुल्फम तु, दक्ष गुल्फम तु सव्ये, इसमें उल्टा क्रॉस करके रखना है। ठीक है, कैसे क्रॉस करना है, जैसे दक्षिण वाला गुल्फ है यानी कि राइट वाले को लेफ्ट साइड ले जाके रखना है और लेफ्ट वाले को राइट साइड ला के रखना है। ठीक है, यहाँ पे पीछे से आपका कैसा रहेगा, क्रॉस, जैसे हम उसमें बैठते हैं, क्या बोलते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, हाँ वज्रासन में बैठते हैं, तो पीछे हमारा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका पीछे से जो पैर है, गुल्फ वाला पार्ट है टकना वाला, वो क्रॉस रहेगा। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट साइड रहेगा, राइट वाला लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसमें बताया गया है। फिर क्या है, हस्तों तू जानवो, हस्तों को यानी कि अपने हाथों को कहाँ पे रखना है, जानू यानी कि घुटने पे रखना है, संस्थाप्य, हाथों को घुटने पे रखना है, स्वांग उंगली संप्रसार्य च, और उंगलियां आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से फैली हुई होनी चाहिए। जब आप घुटने पे रखेंगे तो उंगलियां आपकी क्या होनी चाहिए, संप्रसार्य यानी कि अच्छी तरह से फैली हुई होनी चाहिए। वात वक्त्रो निरीक्षेत, वात वक्त्रो यानी कि जीवा को बोला जाता है, जिससे आप बोलते हैं वो क्या होता है, जीवा की हेल्प से बोलते हैं, तो वात वक्त्रो यानी कि जीवा को आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, जीवा, जीवा को बाहर निकालना है। और दृष्टि क्या होनी चाहिए, नासाग्र दृष्टि तु समासिता, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब आप सिंहासन करते हैं नॉर्मली तो कौन सी दृष्टि होती है, सिंहासन का अभ्यास किया आप लोगों ने, जी मैम, सामने ही देखते हैं, सामने ही देखते हैं। सामने देखते हैं, ऊपर शांभवी मुद्रा ऊपर देखते लगती है, अगर आप लोग नॉर्मली अभ्यास करते होंगे तो शांभवी मुद्रा लगती है और भ्रू मध्य दृष्टि होती है, उसमें शांभवी मुद्रा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, नासाग्र दृष्टि बोला गया है, मतलब नीचे की तरफ देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें क्या बोला गया है, पैर पीछे से क्रॉस रहेंगे, दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे और उंगलियां फैली हुई रहेंगी, जीवा आपकी बाहर निकली हुई रहेगी और नासाग्र दृष्टि रहेगी। ये क्या है आपका सिंहासन। मैम ऐसा सिंहासन जैसे बताया वैसे कर रहे हैं तो थोड़ा दर्द हो रहा है, बन ही नहीं रहा है वैसा, पैर क्रॉस करके रख रहे हैं तो हाँ प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे हम नॉर्मली अभी हम लोग ऐसा अभ्यास नहीं करते हैं, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसा इसमें बताया गया है। मैम इसमें क्रॉस रखने हैं क्या पाँव? हाँ, पीछे से क्रॉस नहीं, नॉर्मली जब अभी हम करते हैं, अभी के अभ्यास में ऐसा क्रॉस नहीं है, नहीं होता है। जी नहीं होता मैम। हाँ, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। हाँ फिर वही मैम मैंने कर देखा तो बन ही नहीं रहा है वैसे। सिंहासनम भवेद देतद पूजितम योगी पुंगवे, सिंहासन को कैसा आसन है, पूज्य आसन है, मतलब कि पूजन करने वाला आसन है। जो योगी हैं इसका क्या करते हैं, पूजन करते हैं, पूजित करते हैं, मतलब कि पूजा हम किसी करते हैं जो बहुत क्या है, सम्माननीय होता है या जो बहुत अच्छा होता है ना। तो सिंहासन क्या है, एक पूजित आसन है, योगी इसकी क्या करते हैं, पूजन करते हैं। ठीक है, बंद
त्रिसंधानम कुरुते चास्नो उत्तनम। अगर हम सिंहासन का अभ्यास करते हैं तो तीनों बंध का अभ्यास क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, संधानम यानी कि सरल हो जाता है। जैसे कि सिद्धासन में हमने क्या पढ़ा, स्वतः ही लग जाता है, अपने आप लग जाता है। लेकिन जब आप सिंहासन का अभ्यास करते हैं तो ये तीनों बंध क्या हो जाते हैं, तीनों बंध का अभ्यास करना आपके लिए सरल हो जाता है। ठीक है, ये इसका लाभ है कि ये योगियों द्वारा पूजित है और ये क्या है, तीन बंध का अभ्यास इसमें क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए भद्रासन हम कल से पढ़ेंगे, भद्रासन और बाकी की चीज़ें। मैम मेरा एक प्रश्न था मैम, हाँ बताइए। जैसे जो हम बंद लगाते हैं उनकी उपयोगिता क्या है? बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम बंध की उपयोगिता क्या है। एक मिनट, अभी मैं यहाँ आ जाऊँ थोड़ा। बंध के अगर आप देखें तो नॉर्मल, जैसे हेल्थ बेनिफिट अगर नॉर्मल अभी के उससे देखें, ठीक है, तो आपकी हेल्थ बेनिफिट होती है, आपका जेनाइटल ऑर्गन जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो आपका क्या होता है, इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। ठीक है, हेल्दी बनता है। और अगर आप उद्यान बंध लगाते हैं तो जैसे नौली के लाभ होते हैं उसी तरह से उद्यान बंध के भी लाभ होते हैं। फिर जालंधर बंध, हमारा नेक वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे थायराइड, ये सारी चीज़ें तो आपके अभी के हम साइंटिफिक बेसिस पे देखें तब। और उसके बाद ये क्या होता है, तीन बंध जो आपका है, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, ये आपकी 10 मुद्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 10 मुद्रा जो है वो आपके हर एक मुद्रा आपको कुंडलिनी जागरण के लिए, आपको मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने के लिए एक विशेष साधन। और ये तीन बंध जो है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब मूल बंध और उद्यान बंध का अभ्यास करते हैं, जालंधर बंध का, इन तीनों का अभ्यास करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो प्राण है वो सुषुम्ना वाले प्रदेश में क्या होता है, प्रवाह करने लगता है। अभी हम नॉर्मली हमारे किस में, ईड़ा और पिंगला में प्रवाह कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप तीनों बंध का अभ्यास करते हैं, उद्यान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध, तो ये दब के क्या होता है, आपका पश्चिम मार्ग जिसको बोला जाता है, सुषुम्ना में प्रवाह होता है और उसी से आपका क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे। और हम जब देखेंगे थर्ड चैप्टर तो उसमें आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है मैम। और कुछ? मैम अगली क्लास है क्या? अगली क्लास के विषय में तो सॉरी मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप ग्रुप में ही मैसेज कर दीजिएगा, शायद होगी इसीलिए नहीं बताया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, अगर नहीं होती तो बता देते हैं। चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठें, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।